हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ओके, चलिए आ जाइए सभी लोग। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग विश्वजीत, गुड मॉर्निंग जोया। चलिए जल्दी से सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट पढ़ेंगे। आज हम लोग की कॉन्सेप्ट पावर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, आई एम फाइन विश्वजीत एंड यू। चलिए जो भी स्टूडेंट आ जाएंगे एक बार कमेंट बॉक्स में हाय हेलो लिख देंगे, जिससे कि आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जय श्री कृष्णा करिश्मा, गुड मॉर्निंग। पावर का कॉन्सेप्ट अभी हुआ नहीं था, है ना। चलिए तो आज हम लोग पावर के बारे में पढ़ेंगे। एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी सभी क्लियर है आपको। गुड मॉर्निंग अंजलि। नोट्स अभी नहीं आए जो है, अभी मैं इसके बाद तुरंत क्लास के बाद अपलोड कर दूंगा। ओके, और इसके एक दो टॉपिक हो सकता है मैं रोक दूं से, उसके बाद हम लोग यूनिट अगला स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो टॉपिक रोकना इसलिए आवश्यक है। अभी इस समय मेरे पास जो डेटा है वो है नहीं। ठीक है, जब मैं उन फाइलों को एडिट कर लूंगा उसके बाद हम लोग उन सबको क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए तो वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आज सब आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। चलिए आई होप सभी लोग आ चुके हैं, और किसी भी स्टूडेंट का अगर कोई भी डाउट हो तो अभी पूछ सकता है। 2 मिनट है हमारे पास और बकाया, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, गुड मॉर्निंग साबा हुसैन। साक्षी वो क्लास होती है लेकिन संडे को उसका कंफर्म नहीं रहता है। अगर उस क्लास की लिंक आपके पास 10 बजे तक आ जाती है तो वो होगी, ठीक है, अन्यथा नहीं होगी वो क्लास। क्योंकि संडे है, आपको भी रेस्ट चाहिए, थोड़ा बहुत हमको भी चाहिए, है ना। आपको रिवीजन के लिए समय चाहिए, तो अभी थोड़ा कभी कभी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि वो रेगुलर हो, क्योंकि अभी उसके नोट्स और क्वेश्चन वगैरह बने नहीं है तो वो भी बनाने हैं। ओके, राधे राधे गुड्डू। चलिए सभी लोग आ चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पावर, पावर क्या होती है आपको दिख रही होगी सामने, एक आपको इमेज दिख रही होगी, राइट। ये सभी लोग हैं और ये एक डोर है या रस्सी है, रस्सी से बंधे हुए हैं, और इन सबको एक लोग बांधे हुए हैं। तो अब आपको इस पिक्चर में कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी कि पावर क्या है, और हर थिंकर अलग अलग रूप में पावर को बताता है। शक्ति क्या है ना। जैसे अन्ना हरेंट ने बताया पावर के बारे में क्या है ना। ऐसे ही मिशेल फूको मॉडर्न थिंकर बताते हैं कि क्या है पावर, है ना। तो ये सब चीजें आपको बतानी है और यहाँ पढ़ना भी है। किसी से अपना बात मान लेना पावर है। ओके, वेरी गुड विश्वजीत और गुड्डू साक्षी सभी लोग आंसर कीजिए। जोया, साबा हुसैन, करिश्मा, अंजलि, पूजा, चलिए आंसर कीजिए, पावर क्या है।
ओके, वेरी गुड गुडू। अपने अनुसार दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करना। ओके, वेरी गुड साक्षी। कुछ लोगों का बहुत सारे लोगों पर पावर है। यस, ओके। जोया, वेरी गुड। दूसरों पर शासन करना, वेरी गुड शासन। चलिए, वेरी गुड, आप सबको पता है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे पावर के कॉन्सेप्ट को कई थिंकरों ने अलग अलग माना है। देख लेते हैं। पावर एक राजनीति विज्ञान का एक केंद्रीय अवधारणा है। क्यों केंद्रीय अवधारणा है? अगर देखा जाए तो पॉलिटिक्स में एक सत्ता पावर होती है। जिसके पास शक्ति और पावर होगी वो एक राजनीति के केंद्र में लेके सारे डिसीजन करेगा। जैसे मान लीजिएगा प्रेजेंट टाइम पर किसके पास है शक्ति? मोदी जी के पास है, जो केंद्र में है ना। उन्हीं के अनुसार सब कुछ परिवर्तन होगा, राइट। तो यही है। अब जब राजनीति में हम लोग जब पढ़ते हैं तो राजनीति में सिर्फ हम लोग यही देखते हैं कि पावर किसके पास है और कौन यूज कर रहा है ना। इसलिए हम लोगों को पावर पढ़ना पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि जनता की शक्ति, जनता सर्वोपरि है, जनता के पास शक्ति है, जनता सर्वोच्च है ना। और देखा जाता है जनता में भी पावर है। कब? जैसे मान लीजिए किसान आंदोलन हुआ था तो उसने सरकार को पीछे कर दिया, और जब सरकार के पास पावर होती है तो सरकार अपनी बातें मनवा लेती है। ये चीजें हैं। ओके, इसीलिए शक्ति जो है राजनीति विज्ञान की केंद्रीय अवधारणा है। ओके, सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। यह दूसरों के व्यवहार को प्रभावित करने एवं नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। अक्सर यह कहा जाता है कि शक्ति की अवधारणा राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में वही स्थिति रखती है जो अर्थशास्त्र में धन पैसे की अहमियत रखती है। जो गुड मॉर्निंग निर्मला, गुड मॉर्निंग पंकज। तो सेम वही है पावर। जैसे मान लीजिएगा अर्थशास्त्र धन नहीं होगा, मनी नहीं होगा तो अर्थशास्त्र किसी काम का नहीं है। जैसे ही राजनीति में शक्ति नहीं होगी तो राजनीति नगण्य है, मतलब किसी भी काम की नहीं है। ओके, इलेक्शन के टाइम में पब्लिक के पास पावर होती है। यस, तो कभी ना कभी पावर यहाँ वहां बढ़ती भी रहती है ना। यहाँ वहां ट्रांसफर भी होती रहती है। जैसे मान लीजिएगा आपका एक फ्रेंड सर्किल का ग्रुप है, ठीक है, फ्रेंड सर्किल है। तो उसमें क्या हुआ कि आपने कोई डिसीजन लिया, जो अच्छे से डिसीजन लेगा तो उसके डिसीजन को मानेंगे हम लोग, और कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि उसके अंदर पावर थी तभी तो हम लोगों ने अपना उनका डिसीजन माना, राइट। तो ऐसे ही क्या होती है राजनीति में होती है, ऐसा ही अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में धन से संबंधित होता है, राजनीति में शक्ति से। ओके, तो पावर शक्ति एक व्यक्ति के अपने उद्देश्यों इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। यह बल प्रयोग की क्षमता है, और यह व्यक्ति की अपनी इच्छा को दूसरे पर थोपने की भी इच्छा है। दूसरे व्यक्तियों पर भी थोप सकती है ना। यह बल प्रयोग की क्षमता है, बल द्वारा भी, बल प्रयोग करके भी हम लोग पावर का यूज करते हैं, है ना। शक्ति एक शक्ति एक व्यक्ति की अपने उद्देश्यों और इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता है। वैश्विक राजनीति में यह किसी राष्ट्र देश की अन्य देशों में हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों का संचालन करने की क्षमता है। अब जैसे मान लीजिएगा वैश्विक राजनीति में, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में देखा जाए तो आज कोई भी देश हो, हम देश में इंटरवेंशन ना करके और हम अपने काम करवा लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं। कैसे? कहीं ना कहीं हम लोगों के पास पावर है। और किस प्रकार की पावर है? पावर भी बटी है। ये नहीं है कि बलपूर्वक है। सांस्कृतिक पावर हो सकती है, आइडियोलॉजिकल पावर हो सकती है, विचारधारात्मक पावर हो सकती है ना। इस प्रकार में शक्ति भी बटी हुई है। तो यहाँ क्या है कि वैश्विक राजनीति में यह किसी राष्ट्र या देश की अन्य देशों के हस्तक्षेप के बिना अपने मामलों का संचालन करने की क्षमता रखता है। जो विदेश नीति होती है, विदेश नीति, फॉरेन पॉलिसी जितनी अच्छी होगी उतनी आपकी पावर होगी। ओके, याद रखिए। शक्ति को अन्यायपूर्ण के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके प्रयोग को सामाजिक प्राणी के रूप में मनुष्यों के लिए स्थानिक माना जाता है। मतलब यह है कि मनुष्यों के लिए इसे माना जाता है कि हाँ ठीक है, अन्यायपूर्ण है, लेकिन मनुष्य जब भी अपनी पावर का यूज करता है तो वो कहीं ना कहीं अपने स्वयं के लिए, अच्छे के लिए करता है। ओके, याद रखिएगा। यहाँ तक क्लियर सभी को? यहाँ तक क्लियर है भाई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके,
गुड मॉर्निंग पूजा। अब पावर क्या है? एक है आपकी गैर पारंपरिक दृष्टिकोण और एक है पारंपरिक दृष्टिकोण। तो गैर पारंपरिक इम्पोर्टेंट है, पारंपरिक भी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उन दोनों को हम लोग देख लेंगे, नॉन कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। ओके। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इनके थिंकर भी आपको याद रखने हैं कि नॉन कन्वेंशनल पावर में कौन कौन से थिंकर हैं और कन्वेंशनल पारंपरिक दृष्टिकोण में कौन से थिंकर हैं, और ये लोग क्या मानते हैं इसको भी हम लोग देखेंगे। गैर पारंपरिक दृष्टिकोण में अगर देखा जाए, अन्ना हरेंट, जब हम लोगों ने अन्ना हरेंट के बारे में पढ़ा था तो अन्ना हरेंट ने पावर को क्या माना था? चलिए बताइए, जवाब दीजिए सभी लोग। आंसर कीजिए, अन्ना हरेंट ने पावर के बारे में क्या कहा था? व्यक्ति की विशेषता। पावर क्या है? सुई जनरेस है। मतलब पावर कब जनरेट होती है? जब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ओके, इन्होंने पावर को सुई जनरेस कहा है, जो अपने आप में उपजती है। जैसे मान लीजिए जब आंदोलन होता है तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पावर आ जाती है। जैसे किसान आंदोलन हुआ था तो सारे किसान इकट्ठा हो गए और फिर वहां पावर एक जनरेट हुई, जिससे सरकार को पीछे हटना पड़ा। और यही आंदोलन जैसे ही टूट जाता है, बिखर जाता है, तो क्या होता है? पावर खत्म हो जाती है। ओके, याद रखिए। तो अन्ना हरेंट के अनुसार शक्ति, राजनीतिक शक्ति का अर्थ है जबरदस्ती नहीं, बल्कि इसका अर्थ है सशक्तिकरण, इकट्ठा होना। ओके। स्टीव लुकास ने अपनी पुस्तक पावर अ रेडिकल व्यू, इस पुस्तक में उन्होंने अपने 3 चेहरे बताए हैं पावर के। क्या है? जैसे निर्णय लेना, गैर निर्णायक, एजेंडा सेटिंग, है ना, और गुप्त या कपटी चेहरा, जिसे आकार देने की इच्छा। इन्होंने शक्ति के 3 आयाम बताए हैं कि जैसे निर्णय लेने में पावर होती है। जैसे मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति है, आपके घर में जो भी निर्णय लेगा तो यही माना जाएगा कि जो निर्णय लेगा उसके पास रियल पावर है ना? तो गैर निर्णायक लेना, जैसे एजेंडा सेटिंग करना, एजेंडा कोई भी मुद्दा सेट करना, है ना, आकार देने की इच्छा, जो भी कोई भी मान लीजिएगा आप किसी भी वस्तु को या मान लीजिए किसी विचार को आकार देते हैं, उसमें पावर होती है। तो अब पावर क्या है? जो पारंपरिक ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल थी पावर, उसमें क्या था? दंड देना, इच्छा के विरुद्ध काम करना, ये था। अब ये पावर क्या है? गैर पारंपरिक, हम आपकी इच्छा के अनुसार काम तो करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना बेनिफिट देखेंगे और हम उसी में अपना बेनिफिट इन्वॉल्व कर देंगे, जिससे कि हमारा भी अच्छा हो जाए। तो वो पावर है। ठीक है। अब गैर पारंपरिक तरीके से यूज की जाती है पावर। ओके, याद रखिएगा। अब पारंपरिक दृष्टिकोण क्या है? इसमें शक्ति को वर्चस्व माना जाता है ना? जैसे मान लीजिएगा पहले अमेरिका था, ठीक है, वही अपने आप को सारे देश पर लागू करता था। विश्वजीत, क्या रिपीट करना है? देखिए विश्वजीत, सिंपल सा समझ लीजिएगा, जब आप कोई डिसीजन लेते हैं या किसी भी वस्तु को आकार, मतलब किसी भी विचार को आकार देते हैं, वस्तु विचार को आकार देते हैं, ठीक है, और कोई भी मुद्दा सेट करते हैं, कोई गोल सेट करते हैं, जो करता है तो उसके पास पावर होती है। जैसे मान लीजिएगा आपकी फैमिली में पापा, आपके पिताजी डिसीजन लेंगे तो उन्होंने निर्णय लिया लिया ना, तो उनके पास रियल पावर है। ओके, आज के टाइम में। अब जो पारंपरिक दृष्टिकोण है उसमें क्या होता है? वर्चस्व होता है कि व्यक्ति पर नियंत्रण होगा आपका, व्यक्ति से सारे काम आप करवाएंगे, ये होता है नियंत्रण, है ना? जैसे मान लीजिएगा एक मालिक और एक दास, तो मालिक के पास दास, दास उसके नियंत्रण में है, गुलाम है, तो मालिक जो कहेगा वही। तो ये पारंपरिक तरीका है, ओके, जिसमें वर्चस्व रहता है। ठीक है। तो इस जो पारंपरिक होता है इसमें वर्चस्व रहता है। रॉबर्ट डहल कहते हैं कि शक्ति एक संबंध परक अवधारणा है, यह दूसरों से
उनकी इच्छा के विरुद्ध भी काम करवाने की क्षमता रखता है। और इसमें क्या होता है, इसमें लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम करवाएगा, लेकिन अपनी इच्छा भी इन्वॉल्व कर देगा और व्यक्ति को पता नहीं चलेगा, उसको ये लगेगा हमारे लिए कर रहा है। जैसे आज के टाइम में देख लीजिएगा, पूंजीपति लोग हैं, है ना, पूंजीपति लोग अपनी जो ईएमआई बेचते हैं, है ना, लोन बेचते हैं, तो आपको ये लगता है ये हमारी इच्छा के लिए काम कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है, लेकिन उनके पास पावर है कि उन्होंने बेच दिया, आपको बेच दिया और आप उनके लिए काम करते रहेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई ब्रांड है, वो अपना एडवर्टाइजमेंट करता है और आपको वो आवश्यकता है, तो कहीं ना कहीं उसके पास पावर थी, आपको उसने अपने तरफ इंगेज कर लिया, राइट, एडवर्टाइजमेंट से, है ना। तो ये गैर पारंपरिक तरीका है, मतलब अब पावर हर जगह है ऐसा माना जाता है। ओके, गैर पारंपरिक तरीके में, पारंपरिक तरीके में यही है कि किसी भी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध काम कराना, जैसे मालिक दास, है ना, ये चीज है। शक्ति को स्वभाव से जबरदस्ती माना जाता है, मतलब जबरदस्ती काम कराया जाता है किसी भी व्यक्ति से, उसकी इच्छा के विरुद्ध कराया जाता है। ओके, क्लियर? यहां तक क्लियर है सभी को? चलिए, ओके, वेरी गुड। ऐसे ही हैंस मॉर्गन था, वो मैक्स वेबर, लॉर्ड एक्टन, पर्सन, टैलकॉट पर्सन, नीत्शे, पिटाकस, इन सभी ने शक्ति के बारे में अलग अलग कहा है, तो उन्होंने डेफिनेशन दी है कि शक्ति क्या है। तो ये चीजें आपको यहाँ याद करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपके एग्जाम में एज इट इज पूछी भी जा सकती हैं। यहाँ से आपका नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी सब में पूछा जाएगा। ओके, तो हैंस मॉर्गन था, वो कहते हैं अन्य पुरुषों के दिमाग और कार्यों पर एक आदमी की शक्ति, ये पावर है। जैसे मान लीजिए हैंस मॉर्गन था, वो एक यथार्थवादी थिंकर है, हम लोग उनको पढ़ेंगे उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में, ठीक है। तो उसमें ये कहते हैं कि अन्य व्यक्तियों के दिमाग एवं कार्यों पर एक आदमी का वर्चस्व होता है। जैसे मान लीजिएगा आज अमेरिका है, तो दूसरे लोगों या व्यक्तियों पर कहीं ना कहीं अमेरिका का वर्चस्व है, अगर आपको देखने को मिले, ठीक है। क्योंकि वो एक, हम लोग नहीं मानते हैं कि आधुनिकीकरण करना है, आधुनिकीकरण होता नहीं है, वो आप अपने आप को मॉडर्न बनाते नहीं है, वो आधुनिकीकरण आप पश्चिमीकरण करते हैं, ठीक है। पश्चिमीकरण क्या होता है, जो अमेरिका ने अप्लाई किया अपने ऊपर, वो हम लोग अपना रहे हैं, आधुनिकीकरण नहीं है। आधुनिकीकरण ही पश्चिमीकरण है, पश्चिमीकरण ही आधुनिकीकरण है। ओके, याद रखिएगा। मैक्स वेबर, शक्ति दूसरों पर अपनी इच्छा का प्रयोग करने की क्षमता रखती है। लॉर्ड एक्टन, सत्ता भ्रष्ट कर देती है, लेकिन पूर्ण सत्ता पूरी तरह से भ्रष्ट कर देती है व्यक्ति को। ओके, टैलकॉट पार्सन, सत्ता पूरे समाज में निवास करती है, ना किसी एक व्यक्ति में, ना या एक शक्तिशाली अभिजात वर्ग के लिए, छोटे समूहों के पास भी होता है। टैलकॉट पार्सन कहते हैं, ये चीज समझ लीजिएगा थोड़ा। टैलकॉट पार्सन ने कहा है कि पावर सभी के पास नहीं है। वो कहते हैं पावर जो है समाज में हर व्यक्ति, हर किसी के पास है। जैसे मान लीजिएगा आपके घर में आपके पापा डिसीजन ले रहे हैं, तो उनके पास पावर है, राइट। और आपके दोस्तों में कोई भी व्यक्ति है या कोई भी दोस्त है, कभी कभी क्या होता है आपके ग्रुप में, बाई चांस अगर आप लोगों के ग्रुप हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3-4 लोगों का फ्रेंड सर्कल होगा, और उसमें अगर किसी ने कहा यार आज हमको चलना है लखनऊ घूमने चलना है, और किसी ने कहा यार दिल्ली घूमने चलना है, किसी ने कहा हम इमाम बाड़ा घूमने जाएंगे, तो अब ये मान लीजिएगा कहीं ना कहीं एक व्यक्ति का अंतिम निर्णय होगा होगा मान लीजिएगा आप सभी लोग हैं और गुड्डू का अंतिम निर्णय हुआ कि हम जाएंगे इमाम बाड़ा घूमने, तो कहीं ना कहीं पावर गुड्डू के अंदर थी, जो सबने हाँ कहा कि हाँ इमाम बाड़ा चलेंगे। अब पावर गुड्डू में कैसी थी, वो एक कहीं ना कहीं उनकी वर्चस्व वाली नहीं थी, उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि सब लोग शायद उसके समर्थन में हो, है ना, कि भाई चलना चाहिए, राइट। यस गुड्डू,
ठीक है, ये चीज होती है कि पावर अब हर जगह है। पावर अब कहाँ भी है, जैसे मान लीजिएगा कोई ब्रांड है, ब्रांड ने अपना एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा किया कि आपके मस्तिष्क में वो रह गया और आपने उसका प्रोडक्ट परचेज कर लिया, तो कहीं ना कहीं उसके एडवर्टाइजमेंट में पावर थी जिससे कि आपको उसने एंगेज किया। ओके, याद रखिएगा। नीचे कहते हैं शक्ति वास्तविकता को परिभाषित करने की क्षमता है। नीचे एक मॉडर्न थिंकर है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है, तो इन्होंने कहा है कि जो वास्तविकता है वही शक्ति है ना। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है, वो कहते हैं कि वास्तविकता को जो चीजें परिभाषित कर देती हैं, पोस्ट मॉडर्न थिंकर ये भी मानते हैं, जब हम लोग इसकी विचारधारा पढ़ेंगे, वो कहते हैं रियल में कुछ वास्तविक है नहीं, लेकिन जो चीजें वास्तविकता को प्रभावित करती हैं, क्षमता को परिभाषित करती हैं, वो पावर है। ओके, यस यस, जो है अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करना ही पावर है। ओके, तो नीत्शे कहते हैं कि भाई वास्तविकता क्या है। जैसे मान लीजिए पोस्ट मॉडर्न थिंकर कहते हैं कुछ भी वास्तविक नहीं है दुनिया में, कोई भी चीजें कुछ भी वास्तविक नहीं है। हो सकता है ये पेन है, किसी के लिए कलम होगा, किसी के लिए ये एक प्लास्टिक की डंडी होगी, तो हर किसी के लिए अलग अलग है ना पावर। जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे, सॉरी विचारधारा आइडियोलॉजी पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये चीजें। पिटागस, मनुष्य की माप वह है जो वह शक्ति के साथ करता है ना। मनुष्य को हम तब मानते हैं कि भाई इसमें पावर जितनी हम देखते हैं उस हिसाब से मानते हैं। ओके, याद रखिए। चलिए अब आते हैं कुछ थ्योरी ऑफ पावर, शक्ति के सिद्धांत हम लोग देख लेते हैं। एलीट थ्योरी ऑफ पावर, इसमें क्या है, एलीट अभिजात वर्ग या मान लिए संभ्रांत वर्ग है ना, इसको हिंदी में बहुत नाम से जाना जाता है। अभिजात भी बोला जाता है, संभ्रांत भी बोला जाता है, कुलीन भी बोला जाता है। तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप ना, जब आप लोग फर्स्ट टाइम पेपर देंगे, जिनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा। तो इसमें पेरेटो, मॉस्का, रॉबर्ट मिशेल, सी राइट मिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर है। इनकी कुछ थ्योरियां भी हैं जो हम लोग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में भी पढ़ेंगे, यहाँ भी हम लोग थोड़ा देखेंगे। और इनकी कुछ थ्योरियों के बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी हैं। ओके, अब ये लोग ये थिंकर कहते हैं, एक चीज याद रखिए कि पावर जो है वो कुछ ही लोगों में रहती है, कुलीन है, अभिजात है, उन लोगों के हाथों में पावर रहती है। कैसे रहती है उसके बारे में भी बात करते हैं, और कहते हैं कि लोकतंत्र में पावर एक से दूसरे की ओर जाती है, कभी जनता के पास नहीं आती है। ओके, तो यहाँ हम लोग सिर्फ पावर को समझ रहे हैं, पावर के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। और जब हम लोग कंपैरेटिव पढ़ेंगे तब कंपेयर करके पढ़ेंगे चीजों को, तब और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, शक्ति के सिद्धांत में यह सबसे पुराना सिद्धांत है, अभिजात सिद्धांत। ओके, संभ्रांतिवादी विद्वान संभ्रांत और आम जनता के बीच में अंतर करते हैं। संभ्रांत बोले तो अभिजात, जैसे मान लीजिए कुछ अमीर लोग हैं, तो हम लोग कहते हैं सारे डिसीजन वही लोग लेते हैं, वही अमीर है ना, और उनके अनुसार आप लोग चलते हैं, राइट। तो ये अंतर कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में अंतर होता है, संभ्रांत विद्वान एवं आम जनता, या अभिजात वर्ग एवं आम जनता। ओके, इनके अनुसार सत्ता संभालने के लिए व्यक्ति में विशेष गुण की आवश्यकता होती है। ये लोग कहते हैं शक्ति के सिद्धांत में, ये अभिजात वर्ग के जितने भी वो हैं थिंकर, ये सब कहते हैं कि सत्ता संभालने के लिए कुछ ही लोगों को विशेष गुण की आवश्यकता या विशेष गुणों का ज्ञान होता है, और वही लोग सत्ता संभालते हैं, है ना। तो बाकी लोग सत्ता संभालने लायक नहीं है, क्योंकि उनको पावर का अच्छे से ज्ञान है। ठीक है, ये लोग कहते हैं सत्ता के संभ्रांतवादी सिद्धांत का पता देखा जाए तो प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली के कार्यों में हम लोग लगा सकते हैं। उन्होंने क्या कहा था, एक दार्शनिक राजा ही अच्छे से शासन कर सकता है, और प्लेटो ने भाई एक व्यक्ति एक कार्य करेगा, तो वहां कहीं ना कहीं पावर हमको देखने को मिल रही थी कि कुछ ही लोगों को, कुलीन तंत्रों, कुछ अभिजात को ही हम लोगों ने बांट दिया था, राइट, बांटा था ना। तो ये चीजें आपको याद रखनी। ओके, आई होप यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट नहीं होगा। बताइए डाउट है कि नहीं है भाई।
यस सर, विशेष ज्ञान होना चाहिए सत्ता चलाने के लिए। विश्वजीत, आपने बोला विशेष ज्ञान होना चाहिए सत्ता चलाने के लिए। अब एक चीज और समझिएगा, हो सकता है विशेष ज्ञान कितना होना चाहिए। कभी भी जो गवर्नमेंट बनती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनता है, उसके लिए कोई शिक्षा तो अनिवार्य होती नहीं है, तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता क्या है। विशेष ज्ञान प्रशासन चलाने के लिए होना चाहिए, सत्ता चलाने के लिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। कोई, जैसे कोई भी हो, जैसे मान लीजिए इंदिरा गांधी है, मोदी जी हैं, कोई बाहर कोई हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तो पढ़ के आया नहीं है ना। कभी कभी इनके उस पे ही वो उठ जाता है विवाद कि भाई इनके पास डिग्री है कि नहीं है। ओके, फिर डेमोक्रेसी किस बात का। अगर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में क्या है, अब्राहम लिंकन की परिभाषा एकदम सिंपल है, जनता का शासन जनता के लिए जनता के द्वारा होना चाहिए। तो फिर उसमें जनता आई कहाँ। ओके, चल। अरस्तु प्लेटो के अनुसार कारण शासक, एक व्यक्ति एक वर्ग एक काम, है ना, ये कहा था। मैकियावेली ने राजकुमार को शेर लोमड़ी दोनों होना चाहिए, मतलब शेर जैसा बलवान एवं लोमड़ी जैसा चतुर होना चाहिए, तभी शासन कर सकता है। शक्ति का अभिजात या संभ्रांत सिद्धांत इटली के विद्वान पेरेटो ने अपनी पुस्तक माइंड एंड सोसाइटी में कहा है कि भाई शक्ति कैसे यूज करते हैं। कंपैरेटिव में हम लोग डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ये कहते हैं शक्ति एक अभिजात जो वर्ग होता है वो लोमड़ी जैसा होता है, शेर जैसा होता है, चतुर। मैकियावेली से ही इन्होंने विचार लिए हैं। ओके, उनका कहना है प्रत्येक समाज दो प्रकार के अभिजात वर्ग होते हैं, एक लोमड़ी और एक शेर। दो प्रकार के अभिजात वर्ग होते हैं और दोनों में पावर बटी रहती है, कभी ये शासन करेगा तो कभी ये। लोमड़ी और शेर दोनों जंगल में साथ रहते हैं और दोनों के पास पावर रहती है। लोमड़ी चतुर होती है, शेर बलवान होता है। ओके, याद रखिए। संभ्रांतों के परिसंचरण का सिद्धांत भी दिया है पेरेटो ने, थ्योरी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स। वो कहते हैं कि समाज में अगर देखा जाए तो कोई भी डेमोक्रेसी हो, पावर यहाँ से वहां होती रहेगी। जैसे कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी होता है, यही है पावर। जंगल में कभी जब शेर आराम कर रहा हो तो लोमड़ी सबको उल्लू बनाती रहती है, वो अपनी चतुराई से बनाती है। तो लोमड़ी कहीं हो तो फिर शेर आ जाता है, अपने बल से डराता रहता है ना। तो शक्ति क्या है, ये लोग कहते हैं ये घूमती रहती है, और एक एक समाज के अंदर ये घूमती रहती है, सिर्फ दो लोगों के बीच घूमती है। ओके, चतुर और बलवान लोगों के। अब बिजनेसमैन कभी बलवान तो होता नहीं, चतुर होता है कि आपको कैसे इन्फ्लुएंस करना है, इस वजह से उसके पास पावर है। ओके, इसका तात्पर्य है कि शक्ति एक बंद लूप में घूमती रहती है, मतलब जो हमने आपको बताया है कि शक्ति एक बंद लूप में घूमती है। कभी लोमड़ी सत्ता पे शासन करेंगे तो कभी शेर करेगा, है ना। शक्ति का कोई ट्रिकल डाउन प्रभाव नहीं है, किसी पर प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ यही दो घूमते रहते हैं। ओके, याद रखिए। पेरेटो इटली है, इटली, साबा हुसैन इटली। ओके, पेरेटो के अनुसार मानव जाति का इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह के अलावा और कुछ नहीं है। कि जो अभिजात वर्ग है, उस मानव जाति का इतिहास अभिजात वर्ग की कब्रगाह के अलावा और कुछ नहीं है, सिर्फ अभिजात वर्ग के पास ही पावर है। ओके, मॉस्का ने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में लोगों को दो समूहों में विभाजित किया, एक शासक और एक शासक। मॉस्का की भी पुस्तक बहुत अच्छी है, द रूलिंग क्लास। वो कहते हैं रूलिंग क्लास में कि पावर कहाँ है, कुछ लोग शासन कर रहे हैं और कुछ लोग शासित हैं। जैसे आज के टाइम हम लोग हैं, शासन कर रही है हमारी गवर्नमेंट और हम लोग शासित हैं, हम लोग उनके द्वारा शासन के अंडर रह रहे हैं। अभी जाके आप कहीं दंगे तो करने नहीं लगे तो आप शासित हैं, शासन आप पर किया जा रहा है, ये बात कहते हैं हम। जो पावर है वो दो समूहों में बटी है, कोई शासन कर रहा है और किसी के ऊपर, शासक और शासक के बीच। ओके, उनके अनुसार आधुनिक समय में संगठनात्मक कौशल अभिजात वर्ग की शक्ति और स्थिति तक पहुंच प्रदान करना है। सर, शक्ति और सत्ता दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक ही है। ओके,
कभी कभी यूज कर लिया जाता है। ओके, तो कभी कभी आपको शक्ति और सत्ता शब्द मिल भी सकता है। मतलब सत्ता कहीं ना कहीं पावर से ही जनरेट तो होती है। अब मान के चलिए मोदी जी की सत्ता है, तो कहीं ना कहीं पावर ही तो है ना। ये चीज याद रखिएगा। अगले आते हैं रॉबर्ट मिशेल की पुस्तक है पॉलिटिकल पार्टीज, अल्पतंत्र का लोह नियम, आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की। तो इसमें क्या है, वो कहते हैं कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनमें कुछ अल्पतंत्र मतलब कुछ ही लोग हैं जो नियम कानून बनाते हैं और लोगों पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि मोदी जी की गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी लाई, जब पॉलिसी लाई तो कुछ ही लोग तो हैं जो सत्ता में शासन कर रहे हैं, इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन अंतिम डिसीजन कुछ ही लोगों के रहते हैं, दो चार लोगों के। मोदी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए और अमित शाह जी हो गए, तीन चार लोगों के अंतिम निर्णय रहते हैं। यही तो अल्पतंत्र का लोह नियम है रॉबर्ट मिशेल के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज में। पार्टी खूब बड़ी हो लेकिन उसमें कुछ ही लोग अंतिम निर्णय नहीं है ना। ये चीज याद रखिएगा। तो उनके अनुसार देश लोकतांत्रिक हो या ना हो, लेकिन सत्ता हमेशा एक छोटे से वर्ग के हाथों में रहती है जिनके पास रियल पावर है। व्यवहारिक अर्थों में सभी लोकतंत्र अल्पतंत्र हैं। सत्ता का आनंद लेने वाली जनता एक मिथक है। अब हम लोग कहें कि हम लोग अपने यहाँ सत्ता का मजा ले रहे हैं, तो नहीं ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र में भी क्या है, गवर्नमेंट में कुछ ही लोग शासन करते हैं हमारे ऊपर, करते हैं। बताइए, आपको कभी महसूस हुआ कि हमारे पास रियल पावर है? अगर आपके पास रियल पावर है तो जाइए चौराहे पे खड़े होइएगा और कहिएगा कोई भी बात अपनी सरकार के खिलाफ, तुरंत पुलिस आएगी और उठा ले जाएगी। अब पुलिस किन की बात मानेगी? अपने सीनियर की। और सीनियर किसकी बात मानेगा? मंत्री की। मंत्री को ऑर्डर किसने दिया हो? सरकार में जो लोग बैठे होंगे जिनके खिलाफ बोल रहे हैं। ओके, ये है कि पावर कहीं ना कहीं जनता, हम लोगों को एक मिथ है कि भाई हमारे पास पावर है, रियल पावर नहीं है हमारे पास, है ना। जैसे मान लीजिएगा आपके घर में भी पापा आपके सोचते होंगे कि पावर मेरे पास है, लेकिन जब वो बताते होंगे आपकी मम्मी को, तो कहीं ना कहीं पावर मम्मी के पास ट्रांसफर हो जाती है। ये चीज है। ओके, अब अगले आते हैं सीराइट मिल। सीराइट मिल भी संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकतंत्र का विश्लेषण करते हैं और उन्होंने शक्ति भ्रांत की अवधारणा दी है कि शक्ति कुछ ही लोगों का शासन है। उनके अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका पर शक्तिशाली अभिजात वर्ग का शासन है। शक्तिशाली अभिजात वर्ग कौन से हैं वो कहते हैं अमेरिका में? यस यस, वोट देने के लिए, यस। तभी तो नेता आते हैं, लीडर आते हैं, वो पैर भी छूते हैं, सब कुछ करते हैं, है ना। लेकिन उसके बाद हमारी पावर छीन ली जाती है 5 साल में, है ना। तो सी राइट मिल ये अमेरिकन थिंकर है और इन्होंने बताया है कि भाई पावर क्या है। तो ये कहते हैं पावर किसी के पास नहीं है। अमेरिका में देखिए, अमेरिका का इन्होंने लोकतंत्र का विश्लेषण किया है अपनी पुस्तक में, ठीक है। तो इन्होंने कहा है, इनकी सी राइट मिल, तो इन्होंने बताया है कि अमेरिका में जो पावर है वो जनता के पास भी नहीं है, ना सरकार के पास है, कुछ लोगों के पास है पावर। जैसे कि अच्छा, अमेरिका में अगर आपको पता हो पावर किसके पास है, रियल पावर गवर्नमेंट के पास नहीं है, बिजनेसमैन के पास है ना। कुछ डिफेंस फैक्ट्रीज के पास है, प्राइवेट कंपनियों के पास है, एमएनसी कंपनियों के पास है, इन सब के पास पावर है। जब भी वहां की गवर्नमेंट कोई भी नियम कानून बनाती है तो इनसे डिस्कस करती है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, प्राइवेट एमएनसी कंपनी है, इनसे डिस्कस करती है कि भाई ये पॉलिसी आपके हित में है। तो पावर वहां बटी हुई है अमेरिका में। जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में तब और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, यहाँ सिर्फ हमें सिंपल एवं संक्षिप्त रूप से पढ़ना है। ओके, एक कॉन्सेप्ट को समझना है कि पावर क्या है। तो ये क्लियर हुआ है यहाँ तक सभी का? एक बार थम्स अप दीजिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो, ओके, वेरी गुड। अंजलि आपको, पूजा सिंह,
पंकज ओके वेरी गुड, विश्वजीत ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्लूरिस्ट थ्योरी ऑफ पावर, तो रॉबर्ट डहेल के अनुसार मैंने आपको बताया है। अब रॉबर्ट डहेल आते हैं, पारंपरिक थिंकर हैं ये। शक्ति का बहुलवादी सिद्धांत, ये रॉबर्ट डहेल कहते हैं कि जो शक्ति है बहुलवादी सिद्धांत, अब शक्ति एक लोग के पास नहीं है, शक्ति कई लोगों के पास है। जैसे कि मान लीजिएगा जो दबाव समूह होते हैं उनके पास भी पावर है, इंटरेस्ट ग्रुप, सार्वजनिक हित समूह बोलता है, प्रेशर ग्रुप, इन सब के पास पावर है। तो वो फिर बात करते हैं, अपनी एक पुस्तक उन्होंने लिखी, हु गवर्न, वो कहते हैं शासन कौन कर रहा है। ओके, तो बहुलवादियों के अनुसार शक्ति विभिन्न संगठनों संघों के बीच वितरित होती है। अमेरिका के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में एक कुलीन नहीं है बल्कि बहुशासन है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब अमेरिका में एक लोग नहीं है, अमेरिका में कई कंपनियां हैं। अगर कंपनी के अनुसार नीति पॉलिसी नहीं बनाई जाएगी तो वहां से वो दूसरी ओर ट्रांसफर कर लेंगे और फिर अमेरिका ध्वस्त हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसके पास सोर्सेज नहीं रहेंगे, इनकम सोर्सेज है। तो अमेरिका कभी रॉ मटेरियल तो तैयार करता नहीं, सीधा प्रोडक्ट बनाता है वो, है ना। तो याद रखिएगा। अब रॉबर्ट डहेल कहते हैं अपनी पुस्तक हु गवर्न कि अमेरिका को कौन गवर्न कर रहा है भाई, अमेरिका को अकेला गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं। ओके, कुलीन तंत्र है, बहु शासन है, बहुत लोग शासन कर रहे हैं। जैसे फेसबुक बड़ी कंपनी है, अमेरिका को कहीं ना कहीं शासन कर रही होगी, उसे आईटी में अपने अनुसार पॉलिसी चाहिए कि जिससे उसका प्रॉफिट हो, उसका प्रॉफिट होगा तो गवर्नमेंट का प्रॉफिट होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, डिफेंस सिस्टम जो बना रही हैं, यंत्र जो बना रही हैं डिफेंस के लिए, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके पास पावर है। अमेरिका अगर युद्ध किसी से करेगा तो जो हथियार बना रही हैं कंपनियां वो अमेरिका को बेचेगा, अमेरिका किसी और देश से टाई अप करेगा कि भाई मतलब वो कंपनियां दूसरे देश के लिए बनाई, तो अमेरिका को फायदा होगा, टैक्स मिलेगा अच्छा खासा, बहुत पैसा मिलेगा उसे, है ना। ये चीजें हैं। तो वो अपनी पुस्तक हु गवर्न में कहते हैं, रॉबर्ट डहेल ने कहा है कि सामान्य लोग एक व्यक्ति के रूप में सत्ता का आनंद नहीं लेते बल्कि एक विशेष संघ या हित समूह के सदस्य के रूप में सत्ता का आनंद लेते हैं। ओके, याद रखिए। उनके अनुसार शक्ति विभिन्न हित समूहों एवं लॉबी के बीच वितरित होती है। विभिन्न हित समूह क्या होते हैं आप लोग जानते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप और लॉबी के बीच। लॉबी वही होता है, प्रेशर ग्रुप जो होते हैं अमेरिका में, उनको हम लोग लॉबी बोलते हैं। ओके, ये लोग लॉबिंग करते हैं जिसमें क्या सरकार पर दबाव डालते हैं। ओके, ये कभी चुनाव नहीं करते हैं। और संयुक्त राज्य अमेरिका उनके लिए एक कुलीन नहीं है बल्कि एक बहुशासन है। मतलब कुछ ही लोग कुलीन जो होंगे वो शासन नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में पता नहीं कब कौन क्या कर रहा है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो वो एक बिजनेसमैन थे, उन्होंने समझा था कि अमेरिका कहीं ना कहीं उसे बिजनेसमैन की आवश्यकता है और वो उसी से शासन करता है, तो क्यों ना हम ही चुनाव लड़ें। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ा और वो जीत गए। वो कभी पॉलिटिकल लीडर तो नहीं थे वो, लेकिन सरकारों को फंडिंग करते थे बहुत, तो उन्होंने कहा इससे अच्छा हम ही चुनाव लड़ लें, और उन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीत भी गए, है ना। ये है, जहां सत्ता कुछ के हाथों में नहीं है, ना ही सभी के हाथों में, बल्कि बहुतों के हाथों में है वहां अमेरिका में। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को। चल आगे बढ़ते हैं। अब आता है मार्क्सिस्ट थ्योरी के अनुसार पावर क्या है। मार्क्सवादियों के अनुसार पावर क्या है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द सोर्स ऑफ पावर इंक्लूड, सत्ता के स्रोतों में क्या चीजें शामिल हैं। वो कहते हैं ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ इकोनॉमिक प्रॉपर्टी, वेल्थ, कंट्रोल ऑफ फाइनेंस एक्सेट्रा। तो आर्थिक संपत्ति, धन, वित्त पर नियंत्रण आदि का स्वामित्व और नियंत्रण है। ओके, यही है पावर। समझ में आया। तो वो कहते हैं पावर किसके पास है, जिसके पास आर्थिक संसाधन है उनके पास पावर है, तो जनता है उसके पास पावर है ही नहीं। तो वो कहते हैं सोशल मीडिया, सामाजिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से विचारों पर नियंत्रण, राज्य पर नियंत्रण, ये पावर किसके पास है, जो पूंजीपति वर्ग है।
जो सोशल मीडिया द्वारा हम प्रचार करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और हमारे विचारों, हमारे हमारा मनोविज्ञान भी चेंज कर देते हैं, है ना। राज्य पर जो लोग नियंत्रण करें उनके पास पावर है। ओके, अब आता है ग्रामसी के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा था, नव मार्क्सवादी थिंकर है। तो इन्होंने क्या कहा था कि अधिपत्य एक सांस्कृतिक संसाधनों द्वारा बौद्धिक जीवन के नियंत्रण जिसके अंडर हो जाते हैं उसके पास रियल पावर है। तो अधिपत्य का सहमति निर्माण, उनके अनुसार उसके लिए एक सामाजिक वर्ग की सर्वोच्चता दो अलग अलग तरीकों से प्रकट होती है। वर्चस्व या जबरदस्ती और बौद्धिक और नैतिक नेतृत्व वर्चस्व का दूसरा प्रकार अधिपत्य है। लोगों के नेतृत्व इकट्ठा करना नैतिक रूप से, बौद्धिक स्थिति पर या बौद्धिक रूप से उनके ऊपर नियंत्रण करना, ये पावर है ना। आज पूंजीपति वर्ग क्या कर रहा है, आपके विचारों पर नियंत्रण कर रहा है और आप लोग समझ नहीं पा रहे, है ना। कि अब मुझे स्मार्ट वॉच चाहिए, ये ब्रांड आया, वो ब्रांड आया, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ खेला जा रहा है ना। जो चीज 200 रुपए की है वो आपको 2000 तक की बेच दी जाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। ओके, मार्क्स ने बोला था जिसका नियंत्रण उत्पादन के साधनों पर होगा वही शासन करेगा। यस, मार्क्स ने बोला था उत्पादन के साधन पूंजीपति वर्गों के पास होगा, लेकिन अब हम लोग और थ्योरी इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं कि वो सर्वहारा वर्ग के पास पावर आ जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन उसे फिर शासन राज्य ध्वस्त हो जाता है, फिर सभी लोग बराबर हो जाते हैं, फिर साम्यवाद आ जाता है। ओके साक्षी, चल। वो कहते हैं अभिजात बल अधिपत्य बल के बजाय सहमति से हासिल किया जाता है। ये तो मैंने आपको बताया ही था। ग्रामसी ने क्या बताया था कि भाई अब क्या होगा, अब लोगों के विचारों पर नियंत्रण होगा, बल के द्वारा नहीं बल्कि उनसे सहमति के द्वारा, उनसे सहमति ले ली जाएगी, है ना। अब दमनकारी तंत्र नहीं करेंगे लोग महसूस, ना किसी का दमन किया जाएगा। ओके, ग्रामसी के अनुसार श्रमिक वर्ग पहले अपने विश्व दृष्टिकोण और मूल्यों की प्रणाली को अन्य वर्गों को प्रदान करके ही जीत सकता है। ओके, तो अब लोग समझेंगे, तभी लोग उस सिस्टम को समझेंगे कि कैसे हमारे ऊपर शोषण हो रहा है, तब हम लोग उससे दूर हट सकते हैं। ओके, क्लियर है यहां तक सभी को। अब आता है अन्ना हरेंट, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था। यहां तक सभी को क्लियर हुआ। आई होप आप लोगों ने अन्ना हरेंट की क्लास जिन भी स्टूडेंटों ने ज्वाइन की होगी उन सबको पता होगा, है ना। तो इन्होंने पावर के बारे में ये कहती हैं सुई जनरेस, मतलब एक अपने आप में उपजती है पावर। शक्ति, अरेंट की शक्ति के विश्लेषण के लिए एक अभूतपूर्व दृष्टिकोण देते हैं। उनके शासन और अन्य शब्दों के बीच में अंतर रहता है कि जिन्हें वो आमतौर पर शक्ति के रूप में समझती हैं। सीधी सी सिंपल सी बात ये समझ लीजिएगा, वो कहती हैं शक्ति जो है सामूहिकता से जुड़ी है। जब समूह में लोग आएंगे तो क्या होगा, पावर आएगी। जैसे मान लीजिएगा आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जैसे क्लास है, ठीक है। अब आपने एक स्टूडेंट ने कहा सर वॉइस नहीं आ रही है, तो मैं चेक करूंगा, तो मैं कहूंगा कि भाई आपके यहाँ से कोई इशू हुआ है, ठीक है। और अगर सभी लोग कहेंगे कि सर वॉइस नहीं आ रही है, मैं पहली बार में अगर एक लोग सिंगल कहेगा तो मैं कहूंगा कि आपके यहाँ क्लियर नहीं होगी, तो वो आप चेक कर लीजिएगा। लेकिन जब सभी लोग कहने लगेंगे तो फिर मैं अपने यहाँ टेक्निकल इशू चेक करूंगा कि शायद यहाँ से हो सकता है ना। तो ये पावर हुई, जब आप लोग साथ आए तभी मैंने उस पर एक उन बातों पर अमल किया। फिर मैंने अपने यहाँ चेक किया कि कहीं वॉइस जा तो नहीं रही है, मतलब इनपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जब एक लोग आएगा तो मैं कहूंगा कि भाई पहले अपना चेक कर लो, राइट। ये पावर है, जब आप लोग समूह में आए तब मैंने उस चीज को माना, और आप सिंगल आए तो मैंने नहीं माना, है ना। ये पावर है। ओके, यही बात अन्ना हरेंट कहती हैं पॉलिटिक्स में, राजनीति में, कि जब तक लोग साथ नहीं आएंगे तब तक पावर नहीं होगी। जब लोग फिर से अपनी जो आंदोलन की अवस्था होती है, सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो पावर आती है, और जब सब लोग बिखर जाते हैं तो पावर ऑटोमेटिक गायब हो जाती है। ओके,
संगठन में शक्ति है। तो वो शक्ति और सामर्थ्य में अंतर बताती है। उनके अनुसार शक्ति व्यक्ति की विशेषता है, परंतु शक्ति सामूहिकता से जुड़ी है। ओके, शक्ति और बल में अंतर बताती हैं। उनके अनुसार बल एक प्राकृतिक घटना है, जबकि शक्ति एक सामाजिक घटना है। बल तो हमें प्राकृतिक मिलता है ना। शक्ति और हिंसा, हिंसा राज्य से और सत्ता से जुड़ी हुई है, लेकिन जबकि शक्ति लोगों अर्थात सत्ता लोगों की है। ओके, हिंसा हरदम राज्य करता है, लोग तो शक्ति का यूज करते हैं। इसीलिए उन्होंने माना कि भाई सबसे अच्छा जो है, कोई कुछ भी करना है हमें तो एक्शन को अच्छा माना है उन्होंने। वर्क को खराब माना है कि वर्क मतलब कार्य तो एक व्यक्ति एक जानवर भी कर सकता है, लेकिन एक्शन एक व्यक्ति ही लेता है। जैसे जानवर को हमने जंजीर से बांध दिया तो वो बंधा रहेगा, वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, वो बोल तो पाएगा नहीं, या वो भागेगा खींचेगा तो कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन व्यक्ति एक्शन ले सकता है, तो उसे एक्शन लेनी चाहिए। ओके, तो कहती है पावर एक सुई जनरस है, इंसान की दुनिया से ताल्लुक रखता है, बिलोंग टू द पावर ऑफ वर्ल्ड ऑफ ह्यूमंस। ओके, जो अपने आप भ्रष्ट होती है, अपने आप प्रकट भी होती है। शक्ति तब उभरती है जब लोग एक साथ संगठन में आते हैं, अपने निजी क्षेत्र में वापस जाते हैं तो गायब हो जाती है, मैंने आपको बताया है। अरेंट शक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती है, अकेले नहीं करती है कभी। यस, एक्शन इनका इंपॉर्टेंट है। ओके, शक्ति जो है ये कहती है कि साथ में पावर करती है, अकेले नहीं करती। वह अधिनायकवादी एवं अधिनायकवादी प्रवृत्तियों की जांच के लिए नागरिक एवं नागरिक मामलों में भागीदार की आवश्यकता की वकालत करती है। इन्होंने अधिनायकवादी जो शासन था उसके खिलाफ थी, तो उन्होंने कहा ये कैसे जाएगा जब तक हम लोग साथ नहीं आएंगे, जब तक हम लोग एक्शन नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, पावर नहीं आएगी और इस शासन का हम पतन नहीं कर पाएंगे। ओके, याद रखिएगा। अब आते हैं मिशेल फूको, ये भी आधुनिकवादी विचारक है। इन्होंने कहा शक्ति क्या है, ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान मतलब हमें चीजों का ज्ञान होना, सत्य ज्ञान होना, वही शक्ति है। शक्ति हर जगह है, वो कहते हैं। कोशिकाओं के नेटवर्क के रूप में पूरे समाज में शक्ति प्रभावित होती है। जहां शक्ति है वहां प्रतिरोध है। ओके, जहां शक्ति है वहां प्रतिरोध है। जहां पावर होगी वहां उसका निश्चित अपोजिट होगा, प्रतिरोध होगा, है ना। कोशिकाओं में हर जगह इंपोर्टेंट है शक्ति, समाज में हर जगह शक्ति है, होती प्रभावित होती। जैसे फ्रेंड सर्कल ग्रुप, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। परिवार में वहां भी पावर है, स्कूल में, क्लास में, है ना। किचन में मम्मी कहती है भैया सब लोगों का 10 डिशेज होंगी, 10 लोग होंगे तो सबका अलग अलग मन कर रहा होगा, लेकिन मम्मी कहेंगी भाई आज ये बनेगा, तब पावर किसके पास है, मम्मी के पास है ना, है ना। तो समाज में हर जगह एक पावर है, ये कहते हैं। तो इनकी कुछ इंपोर्टेंट पुस्तक है, ये याद कर लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, डिसिप्लिन एंड पनिश, बर्थ ऑफ क्लिनिक, मेडनेस एंड सिविलाइजेशन। इन पुस्तक की आपको डेट याद करनी है, डेट आपको खोज के लाने हैं। ये होमवर्क है आज के लिए आपको। ओके, जब हम लोग पोस्ट मॉडर्न थ्योरी पढ़ेंगे उसमें हम लोग इनकी डेट देखेंगे। ओके, यहाँ तक क्लियर सभी को? एक बार थम्स अप दीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति शक्ति का एक उत्पाद है। सत्ता कोई संस्था नहीं और ना ही एक संरचना है, ना ही वह शक्ति है जिसमें हम संपन्न हैं। यह एक ऐसा नाम है जो किसी विशेष समाज में एक जटिल रणनीति स्थिति को दर्शाता है। सिर्फ पावर ये है, पावर कोई सत्ता नहीं है, वो कहते हैं। सिर्फ यह एक ऐसी जटिल रणनीति स्थिति है जो समाज में या किसी विशेष समाज को दर्शाती है। ओके, दंड देने में कोई महिमा नहीं है, ये कहते हैं। ये चीजें याद रखिएगा। दंड तो कोई भी दे देगा, लेकिन पावर से बदलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फूकोल एक आधुनिकतावादी विचारक हैं। उनकी पुस्तक है डिसिप्लिन एंड द पनिश में शक्ति का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण देते हैं और शक्ति के पारंपरिक सिद्धांत, शक्ति के स्थूल में कि भाई बताते हैं कि शक्ति कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें वो बताते हैं। ठीक है, तो इसे थोड़ा पढ़िएगा। ओके, जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि शक्ति हर जगह है, दोस्तों में है, परिवार में है, फैमिली में है। ओके,
फुकोल ने शक्ति के कई स्रोतों के बारे में उल्लेख किया है जो मनुष्य पर प्रयोग किए जाते हैं। उनके अनुसार क्या है, हम में से प्रत्येक एक ही समय में शक्तिशाली और शक्तिहीन होते हैं। अब इस चीज को समझ लीजिएगा, शक्तिहीन और शक्तिशाली भी होते हैं। जैसे मान लीजिएगा एक ही समय में घर में कोई डिसीजन है, सब लोग आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि भाई ये डिसीजन है, आपको लेना है। क्या हुआ कि भाई आपके पास पावर है, और मान लीजिएगा आपका डिसीजन गलत है और किसी ने नहीं लिया, तो आप शक्तिहीन हो चुके हैं, फिर आपके पास किसी प्रकार की कोई भी पावर नहीं, राइट, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, पल भर में हम लोग एक ही समय में शक्ति मिल भी सकती है और शक्तिहीन भी हो सकते हैं। ओके, तो ये चीजें याद रखिएगा। माइक्रो लेवल दिया इन्होंने, है ना, कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ रिलेशन, पावर इज नॉट थिंक व्हाट आर रिलेशन, मल्टीपल सोर्स ऑफ पावर, ईच ऑफ अस आर पावरफुल एंड पावरलेस एट द सेम टाइम। ओके, क्लियर यहाँ तक सभी को? आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट हो बताइएगा। नहीं है ना? पंकज, पूजा, गुड्डू, कोमल, साक्षी, सोनिया और गुलनाज, साबा हुसैन, जोया, ओके वेरी गुड, मतलब समझ में आ गया। सर पावर अलग अलग होती है, पॉलिटिकल पावर आते जाते रहते हैं। हाँ बेसिकली अभी जैसे मोदी जी की गवर्नमेंट है तो मोदी जी के पास पावर है ना। और कांग्रेस के पास पावर नहीं है तो वो शक्तिहीन है ना। वो कुछ भी करे, कहीं भी कुछ भी करे, तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके पास पावर है ही नहीं, है ना। चलिए, चलिए, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वॉच एंड मोस्ट वेलकम। मिलते हैं हम लोग कल सुबह 9 बजे, ओके। और 7 7 AM वाली क्लास भी होगी। इसके मैं नोट्स अभी तुरंत अपलोड कर देता हूँ, तो उसे आप लोग पढ़िएगा, ओके सर। कुलीन तंत्र और बौद्धिक, कुलीन तंत्र कुछ लोगों का शासन होता है जिसमें कुछ पैसे वाले होते हैं ना, वो शासन होता है। बौद्धिक जो बुद्धिमान होते हैं उनका शासन होता है, बस। ओके, चलिए, और किसी का कोई डाउट? ओके बाय, थैंक यू। मैं अभी नोट्स अपलोड करता हूँ, ओके।